चलो तो फिर हम अपना डेथ स्टार्ट करते हैं। तो अब जो डेथ है ना, इसको हम थैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। अब जो थैलेंटोलॉजी है, इसको ग्रीक में हम थैलेंटोस इज इक्वल्स टू डेथ और लोगोस इज इक्वल्स टू साइंस बोलते हैं। इसका मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड एज थैलेंटोलॉजी। माने वह ब्रांच ऑफ साइंस जो कि स्टडी ऑफ डेथ से डील करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, थैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेथ इज परमानेंट और irreversible cessation of the function of three interlinked vital systems of the body, namely the nervous system, the circulatory system and the respiratory system। जो डेथ होती है वो परमानेंट होती है और irreversible cessation माने कि जो irreversible cessation of the functions, तो जो फंक्शंस जो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम शो करते हैं वो डेथ के बाद जो है, जो डेथ हो गई उसके बाद ये वापस से मतलब नहीं स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इरिवर्सिबल होता है ना, ऑफ द फंक्शंस। तो किस इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल ऑर्गन्स। ये तीन जो इंटरलिंक्ड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है ना, इनका जो परमानेंट इरिवर्सिबल सेसेशन होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। अब इसमें देखो, अभी कैसे याद रखोगे, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही मतलब वो होगा इसमें, तो उसको एनसीआर से याद रखना। एनसीआर का मतलब है दिल्ली एनसीआर, मत सोच लेना। एनसीआर, एन से नर्वस, सी से सर्कुलेटरी और आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो अगर इनमें से अब सोचो कि ये तीन इंटरलिंक्ड हैं, अगर ये तीन इंटरलिंक्ड हैं, इनमें से अगर एक भी टपक गया तो भाई पूरी डेथ हो जाएगी। अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम खत्म, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कंप्लीट, ये नहीं कि अरे नहीं नर्वस सिस्टम खत्म हो गया कोई बात नहीं, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। नर्वस गया तो गया। जैसे मान के चलो ये एक टेबल है, कि मान के चलो चेयर है भाई, चेयर में तीन पाँव होंगे ना तो तुम बैठ जाओगे, फिर भी तीन पाँव वाली चेयर देखी है, आराम से बैठ जाओगे। चार पाँव वाली भी होती है लेकिन तीन पाँव वाली मिनिमम होती है, ठीक है। तो उसमें मतलब दो पाँव वाली चेयर नहीं देखी होगी, है ना, तीन पाँव वाली। तो ये वही है भाई, ये तीन मतलब हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें आगे पढ़ लो। आगे क्या कह रहा है? द डेफिनेशन होल्ड्स दैट लाइफ इज सस्टेन्ड ऑन थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम्स। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि जो लाइफ है वो सस्टेन करती है थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम, नेमली द नर्वस, सर्कुलेटरी एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इट इज कॉल्ड एज ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। यही तो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है जो मैं कह रहा था, यानी चेयर, ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। It is obvious that all the system would fail if one of the vital system fails, and that is why the systems are known as arteria mortis। इसका मतलब यही है जो मैं बता रहा था। It is obvious that all system would fail if one of the vital system fails, मतलब सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे अगर कोई सा भी एक सिस्टम फेल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई द सिस्टम इज नोन एज आर्टेरिया मोटरिस, इसीलिए हम इसे आर्टेरिया मोटरिस कहते हैं। अरे चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आओ जरा स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या होती है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? डिफाइंड अंडर लॉ। तो जो डेथ की डेफिनेशन जो है, जो लॉ के अंदर लिखी गई है, वो क्या है? आओ जरा पढ़ लेते हैं। सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी स्टेट्स दैट डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि डेथ उस चीज़ को कहेंगे या उस चीज़ को डेथ कहेंगे, वो सारे सिम्टम्स जो एक व्यक्ति के अंदर डेथ के अंदर वो पाए जाते हैं तब तो उसे डेथ कहेंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई सा भी ऐसा सिम्टम जो कंट्ररी टू द डेथ है ना, वो अपीयर अगर कर जाता है तो हम उसको डेथ नहीं कहेंगे। देख लो, इसका मतलब ये डेथ डिनोट्स, डेथ उसको कहेंगे या डेथ उसको डिनोट करता है, द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, द डेथ ऑफ ह्यूमन अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स, है ना। तो कंट्ररी किसके? जो डेथ के अपोजिट में, माने लाइव। जो लाइव अगर कोई सा भी ऐसा सिस्टम, कोई सी भी ऐसी चीज़ होती है जो सिम्टम ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो व्यक्ति लाइव है, जो जिंदा है, उसके अंदर पाई जा रही है और डेथ के अंदर पाई नहीं जा रही है, तो हम उसको मृत्यु नहीं कहेंगे, उसको डेथ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर सारी की सारी चीज़ें जो एक मरे हुए व्यक्ति में पाई जाती हैं उसके अंदर भी पाई जाती है और ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? जो कि ये दर्शाए कि ये व्यक्ति जीवित है, तो हम उसको मृत्यु कहेंगे। तो कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि मतलब अब कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब आओ आगे चलते हैं। तो देखो भाई, आगे अब ये कह रहा है सेक्शन 2B ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट 1969 डिफाइन डेथ एज permanent disappearance of all the evidence of life at any time after live birth has taken place। ठीक है, permanent disappearance of all the evidence of life। तो जितने भी evidence of life होते हैं वो अगर उसका disappearance हो जाए, permanent disappearance हो जाए of the life, है ना, एट एनी टाइम आफ्टर द लाइव बर्थ हैज टेकन प्लेस, मतलब जो भी छोटा सा बच्चा है उसको अगर क्या हुआ, वो पहले बेबी लाइव बर्थ हुआ, उसका जो बर्थ है ना वो लाइव हुआ, वो जो है ना मरा नहीं था,
तो बेबी जिंदा था एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल द एविडेंसेस ऑफ लाइफ। तो जितने भी एविडेंस ऑफ लाइफ हैं उसमें क्या हो गया, परमानेंट जो है डिसअपीयरेंस हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। अबाउट मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ। ठीक है, मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ क्या होती है, डिक्लेरेशन ऑफ डेथ। डिक्लेरेशन ऑफ डेथ हैज importance because wrong declaration of death and shifting the body for cremation/burial और एट मॉर्चुरी में लैंड द डॉक्टर इन ट्रबल। वाह क्या बात है, देखो सोचो यार, मतलब ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि मतलब भाई डॉक्टर ने तो कह दिया कि यार व्यक्ति मर गया और तुम उसको मॉर्चुरी में लेके जा रहे हो, वहाँ पता चल रहा है व्यक्ति जिंदा है उठ के खड़ा हो गया। तो यहाँ पर यही है भाई, डिक्लेरेशन ऑफ डेथ हैज इंपॉर्टेंस। भाई इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, बिकॉज रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ डेथ। अगर आप डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई व्यक्ति जिंदा है, उसको जबरदस्ती मार दिया कि नहीं ये मर गया, एंड शिफ्टिंग द बॉडी फॉर क्रिमेशन, और बॉडी आपने क्रिमेशन में ले गए या बरियल में ले गए, और एट मॉर्चुरी में लैंड डॉक्टर इन ट्रबल। भाई डॉक्टर की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है, कि भाई जिंदे को तुमने मरा घोषित कर दिया। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ बोल दो। अब सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ क्या है, अ डॉक्टर हैव टू सर्टिफाई डेथ ऑफ अ पर्सन एंड डेथ सर्टिफिकेट कैन नॉट बी इशूड अनलेस द डेथ ऑफ अ पर्सन इज कंफर्म। भाई डॉक्टर ही जो है वो सर्टिफाई करेगा पर्टिकुलर पर्सन कि ये व्यक्ति जो है वो मर चुका है। ठीक है, एंड डेथ सर्टिफिकेट कैन नॉट बी इशूड अनलेस डेथ ऑफ द पर्सन इज कंफर्म्ड। और ये जब तक डेथ कंफर्म नहीं होगी, जब तक आप उसको मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ नहीं दे सकते। अबाउट डिस्पोजल ऑफ द बॉडी में क्या है, मिस्टेक इन डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ में कॉज डिफिकल्टी फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेथ एज पर द रिलीजियस एफिलिएशन। अब मान के चलो भाई कोई अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, है ना, और तुमने क्या कह दी कि सर्टिफिकेशन में मिस्टेक कर दी, उसमें उसका रिलीजन गलत लिख दिया, कोई चीज़ और गलत लिख दी, तो फिर मतलब डिस्पोजल ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग हैं तो उनका अपना अलग अलग वे ऑफ है ना डिस्पोजल ऑफ द बॉडी है, इस वजह से। उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब देखो भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, कैडेवरिक ऑर्गन्स और टिश्यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन कैन नॉट बी रिट्राइव्ड फ्रॉम अ पर्सन अनलेस द पर्सन इज सर्टिफाइड टू बी डेथ। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अपना जैसे मर जाते हैं तो नेत्र दान करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप नेत्र दान आप तभी कर पाओगे भाई जब आप जो है यू आर सर्टिफाइड कि आप आपका डेथ हो गई है और अब आप उसके बाद अपने नेत्र वो कर लीजिए, या जो भी आप जो ऑर्गन्स जो ज़रूरी होते हैं ना, तो आप उसको तभी निकाल पाएंगे ट्रांसप्लांटेशन के लिए जबकि ये सर्टिफाइड हो जाए कि पर्टिकुलर पर्सन इज डेड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारा जो है ना वो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से है कि भाई मृत्यु की परिभाषा क्या है। तो शरीर इंद्रिय आत्मा मनसाम वियोग मरणाम, माने जब शरीर इंद्रिय आत्मा मन का वियोग हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मरणाम कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ बॉडी सेंसेस सोल एंड माइंड इज कॉल्ड एज डेथ। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ डेथ क्या होती है। देखो भाई पहली बात तो ये चरक विमान स्थान 3 के अंदर दे रखा है, इसको अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप चरक विमान 3 में चले जाओ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जितना अभी मतलब अगर तंत्र में जितना ज़रूरी है उतना समझ लो। ठीक है, क्या है टाइप ऑफ डेथ, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। भाई देखो काल मृत्यु क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति मतलब सारे तरीके से अपना अच्छे तरीके से जीवन ब्राह्मण मुहूर्त में उठ रहा है, बाकी जितना भी आयुर्वेद में है ना पथ्यापथ बताया, वो सारे पथ्यों को वो फॉलो कर रहा है, हर चीज़ अच्छे से कर रहा है ना, तो जो उसको जो मृत्यु होगी ना वो काल मृत्यु होगी। लेकिन वहीं पर जो है वो रात में देर रात्रि में जागरण कर रहा है, उसके बाद अपने शरीर के भार से ज़्यादा भार उठा रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं उससे भी ज़्यादा वो काम कर रहा है ना, और मिथ्या आहार विहार कर रहा है, तो ऐसे लोग को जो है वो मृत्यु जो है वो जल्दी आ जाएगी। इसका क्रक्स बस ये है, एक बार पढ़ लो, जैसे गाड़ी में लगा हुआ धुरा मतलब एक्सेस स्वभाव से ही अपने गुणों से युक्त और सर्वगुण संपन्न होते हुए घिस जाने के कारण यथा समय नष्ट होता है। क्या यथा समय नष्ट होता है, इसी प्रकार शरीर, ये ना उसके साथ एक सिमिली दिखाई गई है। ठीक है, इसी प्रकार शरीर के संबंध रखने वाली प्रकृति से बलवान आयु जब नियमतः दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन तथा हित वस्तुओं का सेवन करने पर धीरे धीरे अपने प्राण से क्षय होते हैं तो उसे हम काल मृत्यु कहते हैं। तो धीरे धीरे करके वो, क्योंकि आपने अच्छे से अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का अच्छे से पालन किया है, तो अच्छा आहार विहार कर रहे हो, तो ऐसी जो आपको मृत्यु होगी ना उसे काल मृत्यु कहेंगे। लेकिन वहीं पर अकाल मृत्यु क्या है भाई, देखो अकाल मृत्यु वही सिंपल सी बात ये है, जिस प्रकार उत्तम धुरा गाड़ी के ऊपर अत्यंत भार लाभ, देखो उत्तम है मतलब धुरा उत्तम है, लेकिन अत्यंत भार लाभ दिया आपने असावधानी से, बैलों की उद्दंडता से, स्नेह का सर्वथा अभाव होने से आदि है ना, पूरे समय तक न चल बीच में ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार शरीर में स्थित आयु, मतलब ये उससे क्या होता है कि पूरे टाइम पर वो चलता नहीं, बीच में ही नष्ट हो जाता है ना। इसी प्रकार शरीर में स्थित आयु भी बल या शक्ति से
अधिक अनुचित असाहसपूर्व, अब देखो आपने शरीर में अनुचित या शक्ति से अधिक अनुचित या साहसपूर्वक कार्य आरंभ करने से, अग्नि के बल के बिना विचारे भोजन करने से, माने अग्नि आपकी मान लो मंद है और आपने बहुत ज्यादा गुरु आहार विहार कर लिया तो सब दिक्कत हो जाएगी ना, चोट लगने से आदि कारणों से बीच में ही जो समाप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं। अब चलो आओ जरा टाइप ऑफ डेथ देख लेते हैं। देखो भाई टाइप ऑफ डेथ क्या होती है, सोमैटिक डेथ और एक तुम्हारी हो गई मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है। तो अब देखो जब भी कोई व्यक्ति की डेथ होती है ना तो व्यक्ति वैसे तो मर जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार क्या मतलब होता ही ये है कि उसकी जो सेल्स होते हैं ना, कई सारे सेल्स जो होते हैं वो डेथ नहीं होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती, वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, है ना, वो थोड़े टाइम बाद मरते हैं, ठीक है। मतलब व्यक्ति डेथ वैसे तो डेथ हो गया उसका, लेकिन कई सारे जो सेल्स होते हैं ना वो जिंदा होते हैं और अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि उनकी भी डेथ होगी लेकिन वो थोड़े टाइम बाद होगी, है ना। तो ये एक गैप होता है सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ के बीच में कि जहाँ पे पहले व्यक्ति मर गया लेकिन उसकी सोमैटिक डेथ हो गई, लेकिन थोड़े टाइम तक के लिए उसके जो कुछ सेल्स जो है ना वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए, है ना। उसके बाद उनकी जो है ना वो थोड़े टाइम बाद मरते हैं, तो जब वो मरते हैं तो उनको मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं, ठीक है। तो अब आओ ये मैंने क्रक्स समझा दिया, अब मेनली क्या होता है जरा वो जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल डेथ और सिस्टमिक डेथ, इसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं और सिस्टमिक डेथ भी कहते हैं, ठीक है। सोमैटिक डेथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एबिलिटी टू मूव। अब सोमैटिक डेथ का मतलब क्या है कि कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, उसको किसी भी तरह का कोई सेंसेशन उसको महसूस नहीं होगा, एंड एबिलिटी टू मूव, और वो उसकी कोई एबिलिटी भी नहीं होगी मूव करने की, ठीक है। There is complete and irreversible cessation of the function of circulatory, respiratory and central nervous system। तो इसमें क्या है कि completely irreversible, permanent और irreversible cessation हो जाता है किसका, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। देखो तीनों ट्रायड ही चले गए तुम्हारे तो व्यक्ति तो मर ही गया ना, ठीक है। दस सोमैटिक डेथ corresponds with physical stoppage of functions of heart, lung and brain। तो माने जो सोमैटिक डेथ का क्या मतलब हुआ कि भाई देखो आपका फिजिकल स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट, लंग एंड ब्रेन, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनका पूरा तरीके से बंद ही हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इंडिविजुअल सेल मे नॉट डाई। अभी वही मैं आपको बोला था कि कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे कुछ सेल्स होते हैं या फिर और भी तरह के कई सारे सेल्स होते हैं जो कि डाई नहीं करते हैं, एंड रेस्पॉन्स टू केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। तो वो क्या करते हैं कि केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यूपिल मसल में कॉन्ट्रैक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ मायोटिक ड्रग। तो जैसे कि आपने मायोटिक ड्रग उस मतलब लगाया तो क्या होगा, प्यूपिल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, आफ्टर डेथ, उसके बावजूद भी, है ना। सोमैटिक डेथ तो ये मतलब ये दर्शाता है कि मतलब वैसे तो डेथ हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। इसका मतलब कि अभी सारे तरीके से सेल्स जो है वो डेड नहीं है, बाकी वैसे व्यक्ति मरा हुआ है लेकिन सारे तरीके से सेल्स डेड नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद सोमैटिक डेथ इंडिकेट्स डिमाइस ऑफ अ पर्सन एंड इट एंटाइटल्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू सर्टिफाई दैट डेथ हैज अकर्ड। हाँ अब ये है, ये अच्छा पॉइंट है भाई। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलो कि व्यक्ति की सोमैटिक डेथ हो गई और अभी मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई है, तो जब तक मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होगी जब तक कोई भी व्यक्ति को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति मरा है, ऐसा नहीं है। आप सोमैटिक डेथ हो गई आप उसको सर्टिफाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई थोड़े टाइम बाद मॉलिक्यूलर डेथ तो हो ही जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सोमैटिक डेथ होने के बाद वो वापस से जिंदा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। डेथ तो पर्टिकुलर पर्सन की हो गई, सोमैटिक डेथ में ही हो गई ना, वो कभी भी दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा, सोमैटिक डेथ में ही उसकी डेथ हो गई। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास ये लाइसेंस आ जाता है या ये अथॉरिटी आ जाती है ना, या वो एंटाइटल हो जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू सर्टिफाई दैट हैज अकर्ड, कि मतलब व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। क्योंकि जब सोमैटिक डेथ होगी थोड़े टाइम बाद ही उसकी मॉलिक्यूलर डेथ हो ही जाएगी, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। Thus legal definition of death depends upon the diagnosis of somatic death। तो अगर ये डायग्नोज अगर आपने कर दिया कि हाँ भाई सोमैटिक डेथ हो गई, तो जो जितनी भी लीगल डेफिनेशन है वो डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोमैटिक डेथ के ऊपर, कि हाँ ठीक है भाई सोमैटिक डेथ हो गई तो मतलब व्यक्ति इज डेड, है ना। अब मॉलिक्यूलर डेथ आ जाओ। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर डेथ। इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर डेथ कहते हैं। अब इस वही ना, इसमें सब सारे के सारे तरीके से जो सेल्स है ना वो कंप्लीटली आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ ऑल द सेल्स, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ दे आर डेड, है ना। Molecular death means the death of individual cell of different tissue or organs in absence of circulation and respiration. Different cells die there। अब देखो इसमें बहुत अच्छी वाली बात क्या है, देखो वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट सेल डाई, है ना, देयर मॉलिक्यूलर डेथ। तो जो डिफरेंट सेल जो है ना वो
मॉलिक्यूलर डेथ एट मतलब एट डिफरेंट टाइम आफ्टर सोमेटिक डेथ, तो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, माने कि जो मतलब जो ऐसे टिश्यूज़ है ना जिनके सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो थोड़ा सा जल्दी मतलब मर जाते हैं है ना आफ्टर सोमेटिक डेथ, और जिनको मतलब कि कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बाद में मतलब थोड़ा सा बाद में उनकी डेथ होती है ना। तो इसको एक बार और देख लो कि मॉलिक्यूलर डेथ मीन्स द डेथ ऑफ इंडिविजुअल सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन, तो कई सारे टिश्यू और ऑर्गन में जो सेल्स होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, उनकी डेथ को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, तो सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन डिफरेंट सेल्स डाई देयर मॉलिक्यूलर डेथ है, डिफरेंट सेल्स डाई देयर मॉलिक्यूलर डेथ एट डिफरेंट टाइम, तो अलग अलग टाइम पर। तो इन द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, तो इन द एब्सेंस ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा सर्कुलेशन में और रेस्पिरेशन में, तो अब क्या होगा, सर्कुलेशन रेस्पिरेशन तो मिल नहीं रहा, तो डिफरेंट सेल डाई देयर मॉलिक्यूलर डेथ, तो अलग अलग जो सेल होते हैं ना वो डिफरेंट टाइम पर है ना उनकी डेथ होती है। ऐसा नहीं कि मतलब मॉलिक्यूलर डेथ ऐसा जैसे हम लोग सोच के पहले सोमेटिक डेथ हो गई उसके बाद एकदम से सारे के सारे सेल्स एकदम से उनकी मॉलिक्यूलर डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो धीरे धीरे करके सेल्स मरते हैं। तो जिन वो सेल्स पहले मरेंगे भाई जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, और वो सेल्स कम मरेंगे, वो सेल्स थोड़े बाद में मरेंगे जिनको मतलब कि ऑक्सीजन की डिमांड थोड़ी कम है, ठीक है। फिर इन द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स अकर अर्लियर देन अदर ऑर्गन्स, तो इन द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ ब्रेन अकर्स अर्लियर देन अदर ऑर्गन्स, क्योंकि भाई सोचो ना कि जो ब्रेन है ना भाई उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पे सर्कुलेशन भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होगा वो जल्दी मर जाएगा। एज अ जर्नल रूल ऑर्गन्स डेट रिसीव मोर है ना और नीड मोर ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग लाइफ विल डाई अर्ली, क्योंकि भाई उनको ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है और सर्कुलेशन की भी डिमांड है, ऑक्सीजन की भी डिमांड, जहाँ पे ज़्यादा सर्कुलेशन हो वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा मर जाएगा जल्दी, सबसे पहले मर जाएगा वो, है ना। दिस गैप बिटवीन द सोमेटिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन एज मेंशन बिलो, टू रीजन में तुम केवल ये वाला रीजन छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये वाला रीजन इस पर आना, ठीक है, इसको पढ़ना नहीं, हंस जाओगे अगर इसको पढ़ोगे ना तो यू विल लाफ, है ना, विच आई डोंट वांट यू टू, ठीक है। तो अब मेनली तो जो है ना वो ट्रांसप्लांटेशन पर्पज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि बहुत सारे लोग अपना जो है आफ्टर डेथ दे डोनेट देयर आईज, है ना, तो जब वो लोग अपना आई डोनेट करते तो भाई अब तो डेथ तो हो गई, अब डेथ हो गई तो भाई फिर आई कैसे आपने डोनेट कर दिया, आई भी मर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने वही बताया ना कि कई सारे जो डेथ तो हो गई तो वो सोमेटिक डेथ हुई, लेकिन मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई, तो मॉलिक्यूलर डेथ होने से पहले आपने क्या किया, उसको आईज को निकाल लिया, तो अभी आईज जिंदा है, ठीक है, तो आपने आई को निकाल लिया तो वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए काम में आ गई, ठीक है। तो आफ्टर सोमेटिक डेथ मॉलिक्यूलर डेथ अकर्स इन दिस पीरियड, जो ये पीरियड है बिटवीन सोमेटिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ, ऑर्गन्स फ्रॉम डेड बॉडी कैन बी रिट्रीव फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन अदर पर्सन, है ना, तो किसी भी और पर्सन के लिए हम वो रिट्रीव कर सकते हैं। दस दिस पीरियड इज यूजफुल फॉर कैडेवरिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ तुम्हारा क्या है मोड ऑफ डेथ। अब मोड ऑफ डेथ क्या है, मोड ऑफ डेथ रेफर्स टू एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट डेट पर्टेन एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। तो मतलब कि ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ डेथ की जब डेथ हो रही है तो उसमें किस तरीके की एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है ना, तो ये है मोड ऑफ डेथ। अभी आगे और आपको क्लियर होता चला जाएगा जब आप 3 मोड ऑफ डेथ पढ़ोगे, है ना। तो द मोड ऑफ डेथ रेफर्स टू एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट, जो वैसे तो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है लेकिन इसमें क्या है कि वो एबनॉर्मल हो जाती है, तभी तो उसकी डेथ हुई। डेथ पर्टेन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो जो कि एट द टाइम ऑफ डेथ पर जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी होती है ना उसे ही हम कहते हैं मोड ऑफ डेथ। और वो किस तरह की एबनॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, वो 3 तरह की होगी, अभी आप उसको बताएंगे, है ना। In all kind of death, whether natural or unnatural, there are 3 mode of death, ठीक है। तो कितनी मोड होती है, 3 मोड ऑफ डेथ होती है। एंड बाइचेट हैज क्लासिफाइड देम, और बाइचेट ने उसको क्लासिफाई कैसे, SAC, S का मतलब है सिनकोप, A का मतलब है एस्फेक्सी एंड C का मतलब है कोमा, ठीक है। अब आप सब सारा कुछ धीरे धीरे करके पढ़ते हैं ये तीनों, है ना। तो पहले आ गया आपका कोमा, फिर हम पढ़ेंगे आपका सिनकोप पढ़ेंगे, फिर एस्फेक्सिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कोमा क्या होता है। कोमा रेफर्स टू अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ पर्सन कैरेक्टराइज बाय कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी। अब कोमा में क्या होता है कि जो कोमा रेफर्स टू अनकॉन्शियस स्टेट की, मतलब पर्सन जो है वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में है और उसको कोई किसी भी तरह की कोई सेंसिटिविटी ही नहीं हो, तो कंप्लीट इनसेंसिटिविटी हो गई, ठीक है। द अनकॉन्शियसनेस इज कंप्लीट विदाउट एनी रेस्पॉन्स टू एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई, तो द अनकॉन्शियसनेस इज कंप्लीट, तो वो जो अनकॉन्शियसनेस है वो एक तरीके से कंप्लीट होती है विदाउट एनी रेस्पॉन्स टू एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई, तो उसको किसी भी तरह का कोई स्टिमुलाई आप दे दो, क्या होता है कि पर्सन जो है वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करता, समझ रहे हो, तो उसे ही क्या कहते हैं हम कोमा कह रहे हैं। दिस इज डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब कि आपका ब्रेन जो है वो एक तरीके से डेड हो गया, तो ब्रेन का जो है वो फेलियर है, तो ठीक है, तो ब्रेन अब काम ही नहीं कर रहा, इस वजह से व्यक्ति कहाँ पर है, कोमा में है, ठीक है। व्हेन द पेशेंट इज partially conscious and response to deep and partial stimuli, it is termed as stupor। अगर वो थोड़ा सा
पार्शियली अगर मतलब उसमें है, कोमा में है और कुछ डीप स्टिमुलस को जो है मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम उसको स्टूपर कहते हैं। ठीक है, अब कॉज ऑफ कोमा, भाई कोमा का कॉज क्या हो सकता है? मतलब मान लो जो हेड की इंजरी हो गई, इंट्राक्रेनियल हिमोरेज हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, तो ये सारे के सारे आपके कॉज ऑफ कोमा हो गए। ठीक है, अब आपको ये सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी अगर एग्जाम में आए तो अपने 3 4 5 6 उठाओ और उठाने के बाद अपना जो है इसको लिख सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद अगर तुम आगे देखो तो यूरोमिक कोमा हो गया, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो गया, फिर एपोप्लेक्सी हो गया, ओपियम बार्बिट्रेट पॉइजनिंग हो गया, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, एपिलेप्सी हो गया या हीट स्ट्रोक हो गया। तो ये सब आपके कॉज ऑफ कोमा हो गए। इनकी 3 4 5 जैसे भी मतलब जो आप 5 6 लिख लो, अपना उसको याद कर लो, वो तो तुम्हारे कॉज ऑफ कोमा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुम अपना आ जाओ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे। ठीक है, अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या है? इट में रिवील द कॉज सच एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, कंप्रेशन फ्रॉम द हिमोरेजेस, ट्यूमर और वस्कुलर लीजन्स। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम ये देख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति इसको कोमा हो गया फिर वो मर गया है ना, तो अब जब उसका हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे ना तो हम उसका कॉज पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को कोमा क्यों हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल इट में रिवील द कॉज, जैसे कि सच एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, क्या पता कि मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन की वजह से वो कोमा में चला गया हो, या कंप्रेशन फ्रॉम द हिमोरेजेस, ट्यूमर और वस्कुलर लीजन्स, मान के चलो कि ट्यूमर की वजह से मान के चलो क्या हुआ कि उसका कंप्रेशन हो गया है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको मतलब वो कोमा में चला गया। तो इसमें हम क्या कि कॉज पता लगा सकते हैं कि आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कि उसको कोमा क्यों हुआ था। ठीक है, इन केस ऑफ पॉइजनिंग एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ हाइपरएमिक कंडीशन ऑफ द ब्रेन एंड इट्स कवरिंग मेम्ब्रेन्स में बी फाउंड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी है ना पॉइजनिंग है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसमें हाइपरएनिक मतलब मोर ब्लड देन द नॉर्मल गोइंग टू योर बॉडी टिश्यू और ऑर्गन। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ब्लड तुम्हारे बॉडी टिश्यू ऑर्गन्स में जाने लग जाता है तो है ना किसमें, ब्रेन में और उसकी मेनिंजेस में, तो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि इसको जो है ये पर्टिकुलर व्यक्ति इसलिए कोमा में गया था क्योंकि उसको पॉइजनिंग दी गई थी या मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर था इस वजह से, माने उसके ब्रेन में और उसकी जो कवरिंग्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जो है जाने लग गया था आफ्टर दी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो हमको ये पता लग गया कि हाँ भाई इसको जो है या तो पॉइजनिंग दी गई थी या फिर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जिसकी वजह से ये कोमा में गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है तुम्हारा, अब आगे तुम्हारा सिनकोप। सिनकोप क्या है? सिनकोप रिजल्ट फ्रॉम स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट विद द कॉन्सिक्वेंट सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, जब क्या होता है कि रिजल्ट फ्रॉम स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो हार्ट का जो है वो फंक्शन क्या है वो स्टॉप हो गया है ना, विद द कॉन्सिक्वेंट सेसेशन ऑफ द सर्कुलेशन। अब जो सर्कुलेशन है वो तुम्हारा बंद हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो गई। माने हार्ट की फंक्शनिंग स्टॉप होने के बाद क्या हो गया, तुम्हारा सर्कुलेशन पूरे तरीके से बंद हो गया। इन सिनकोप देयर अकर्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद पोस्चरल कोलैप्स ड्यू टू एन एक्यूट डिक्रीज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो। तो इन सिनकोप देयर अकर्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो भाई तुम्हारा हार्ट जो है वो बंद हो गया तो क्या हो गया कि तुम्हें सर्कुलेशन अब हो नहीं पा रहा। जब सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा तो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंच नहीं पा रही, तो क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, इन सिनकोप देयर अकर्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाएगा विद पोस्चरल कोलैप्स। अब जो ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा करके खड़ा होगा, तो ये सब उसका पोस्चरल कोलैप्स हो गया ड्यू टू एक्यूट डिक्रीज इन द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। क्योंकि अब देखो सेरेब्रल के अंदर जो है आपका ब्लड फ्लो कम हो गया है ना, तो जब ब्लड फ्लो कम हो गया तो क्या हो जाएगा कि वो एक तरीके से थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसका पोस्चरल कोलैप्स जो है वो होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है ना, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पहुंच पा रही हैं वहाँ पर, इस वजह से। अब इसके कॉज क्या होंगे, देखो एक कॉज क्या है, वेगल इनहिबिशन है, जो तुम्हारी वेगल जो नर्व है उसकी इनहिबिशन की वजह से हो जाएगा, या मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एरोटिक स्टीनोसिस हो गया, पल्मोनरी स्टीनोसिस हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, कार्डिक टैम्पोनेड हो गया, आर्टेरियल मिक्सोमा हो गया, एनीमा हो गया, ब्लो ऑफ एपिगेस्ट्रियम हो गया। तो ये सारे तुम्हारे जो हैं कॉजेज हैं ऑफ सिनकोप। 3 4 5 याद करो, आगे बढ़ो। ठीक है, और क्योंकि एग्जाम में इतना ही लिख पाओगे। फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। तो अब जैसे तुम कोई भी व्यक्ति मर गया तो अब तुम कैसे पता लगाओगे कि इसको जो है किस वजह से जो है इसको ये सिनकोप हुआ है, वो तुम पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स कुछ ऐसा खास है नहीं, है ना, तो वो पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि इसमें कुछ जर्नल एग्जामिनेशन होगा कि जैसे कि कोई भी बच्चों को किसी भी व्यक्ति को मान के चलो सिनकोप हुआ, तो आप उसको जब पोस्टमार्टम करेंगे तो आप ये पता जरूर लगा सकते हैं कि इसको सिनकोप की वजह से इसकी डेथ हुई। और वो कैसे पता लगाओगे, जर्नल पता लगा सकते हो, लेकिन सिनकोप किस वजह से हुआ ये थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। ठीक है,
द कैविटीज ऑफ द हार्ट कंटेन कंपैरेटिवली लिटिल ब्लड। तो जो हार्ट की जो वो होती है कैविटीज होती हैं, द कैविटीज ऑफ द हार्ट कंटेन कंपैरेटिवली लिटिल ब्लड, उसमें थोड़ा सा कम ब्लड होता है, और ऑर्गन्स आर पेल, जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेल होते हैं, और कैपिलरीज आर कंजेस्टेड, जो कैपिलरीज होती है ना वो कंजेस्टेड होती हैं। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन, इसकी जो डेथ हुई है ये सिनकोप की वजह से हुई है। ठीक है, अब आओ हम जरा अपना एस्फेक्सिया के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अब एस्फेक्सिया पे आ जाओ। एस्फेक्सिया इज डिफाइंड एज अ स्टेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज एक्यूट लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद इनएबिलिटी टू एलिमिनेट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या मतलब है? एस्फेक्सिया का मतलब है कि ये समझ लो कि ऑक्सीजन की कमी, एक तो पर्टिकुलर पर्सन को ऑक्सीजन की कमी है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पा रही है अंदर से। एक तो पहले से ही बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही, और दूसरी चीज़ क्या है कि तुम्हारे जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पा रही। इसका मतलब यही है। देखो, एस्फेक्सिया इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज एक्यूट लैक ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो किसका एक्यूट लैक है, किसका ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद इनएबिलिटी, और किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? टू एलिमिनेट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो, काफी सारे कॉज हो सकते हैं, कोई भी 3 4 5 तुमको याद रखने हैं, एग्जाम में लिख के आना है और फिर आगे पढ़ देंगे, है ना। क्योंकि इतने सारे याद ही नहीं कर पाओगे, कोई भी 3 4 अपना दिमाग में जहन में रखो और उसके बाद एग्जाम में लिख के आ जाओ, खत्म। कॉज ऑफ एस्फेक्सिया क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई जैसे, है ना। साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से किसी व्यक्ति को एस्फेक्सिया हो सकता है, पैथोलॉजिकल कोई भी कॉज हो सकता है ना। एक्यूट एडिमा ऑफ ग्लॉटिस हो सकता है, कंसोलिडेशन होता है। अब कंसोलिडेशन क्या है? एल्वियोलाई आर फिल्ड विद फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय इन्फ्लेम्ड टिश्यूज। ठीक है, इसको देख लेना कि एल्वियोलाई में क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यूज। फिर प्लूरल एफ्यूजन की वजह से हो सकता है। एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, मान के चलो बहुत ज़्यादा धुआं हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, बहुत सारा जहरीली गैस हो, तो उस वजह से व्यक्ति को एस्फेक्सिया हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो सकता है। पर्सन ट्रैप्ड इन अ वेल, ये है थोड़ा सा कि पर्सन ट्रैप्ड इन अ वेल कैसे हो जाएगा? देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन जो वेल के अंदर गिर गया है ना, तो वहाँ पर क्या होगी? CO2 की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी, तो व्यक्ति क्या होगा कि ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पा रही, CO2 ठीक तरीके से बाहर निकल नहीं पा रही, व्यक्ति एस्फेक्सिया हो जाएगा, है ना। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनक्लोज्ड स्पेस, एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर रेस्पिरेशन होने से एस्फेक्सिया हो सकता है। कोई भी मैकेनिकल कॉज हो सकता है, जैसे मान लो चलो अब ये हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। ये भी हमारा आगे की हैंगिंग क्या है, स्ट्रैंगुलेशन क्या है, इन सब की वजह से एस्फेक्सिया हो सकता है। थ्रॉटलिंग क्या है, स्मूथरिंग क्या है, ड्रॉनिंग क्या है, चोकिंग क्या है, कंप्रेशन ओवर हार्ट, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ट को दबा दिया है, उसकी वजह से हो सकता है उसको एस्फेक्सिया हो। कोई भी टॉक्सिक कॉज हो जाएगा, या ओपीएम की वजह से क्या हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को एस्फेक्सिया हो सकता है। ठीक है, अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पर आ जाओ। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलो उसकी डेथ हो गई, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसको एस्फेक्सिया की वजह से डेथ हुई है? तो हम क्या करेंगे? साइनोसिस देखेंगे। साइनोसिस में क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो उसकी स्किन जो होगी वो उसका क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। फेस जो है वो पर्टिकुलरली लिप्स एंड ईयर्स, नेल बेड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन, तो ये सब का क्या हो जाएगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। स्किन का, फेस का, नेल बेड्स का, म्यूकस मेम्ब्रेन का और इंटरनल ऑर्गन्स का, इन सबको क्या हो जाएगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो हमें पता लगेगा कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एस्फेक्सिया से मरा है। फिर पैक्टियल हीमोरेज ऑन द फेस, कंजंक्टिवा, सब प्लूरल और टार्डिव स्पॉट्स। ठीक है, अब ये सब क्या है? देखो, इस सबको या तो तुम डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो मैंने सर्च करके लिख दिया है। क्या होता है कि छोटे छोटे टाइनी कलर के क्या होते हैं? टाइनी क्या कलर नहीं, टाइनी स्पॉट होते हैं, टाइनी स्पॉट ऑफ ब्लीडिंग अंडर द स्किन और इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि पैक्टियल हीमोरेज। और टार्डिव स्पॉट्स क्या होता है? पिन पॉइंट साइज हीमोरेज दैट अपीयर ऑन द फेस, जो नॉर्मली फेस पे होता है, स्पेशली अराउंड द आईज एंड आईलेट्स, तो ये होता है टार्डिव स्पॉट्स। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे जो तुम्हारे फेस है और तुम्हारे आईज है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे पिन पॉइंट साइज हीमोरेज हो जाते हैं ना, आईज और आईलिड्स पे, इसे हम कहते हैं ये टार्डिव स्पॉट्स। तो तुमको अगर ये दिख रहे हैं, इसका मतलब कि तुम्हें जैसे किसी भी व्यक्ति की डेड बॉडी देखी और तुमको इस तरह के ये साइंस दिख रहे हैं, टार्डिव स्पॉट्स दिख रहे हैं, पैक्टिकल हीमोरेज दिख रहे हैं, तो तुमको सीधे पता लग जाएगा कि अरे यार ये तो एस्फेक्सिया से मरा है। ठीक है, कि कंजेशन एंड एडिमा ऑफ द फेस एंड विसरल कंजेशन ड्यू टू रेज्ड वीनस प्रेशर। अब कंजेशन हो जाएगा एंड एडिमा ऑफ द फेस। ठीक है, तो कंजेशन एडिमा ऑफ द फेस हो जाएगा, और क्या होगा? विसरल कंजेशन। विसरल कंजेशन क्यों होगा? विसरल कंजेशन इसलिए होगा क्योंकि ड्यू टू रेज्ड वीनस प्रेशर। ठीक है, तो रेज्ड वीनस प्रेशर की वजह से विसरल कंजेशन हो जाएगा, और तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को जो है वो एस्फेक्सिया से मरा है। और कंजेशन एंड एडिमा ऑफ द फेस, तो कंजेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, और जब एक्यूमुलेशन फ्लूइड होगा तो फेस पर एकदम तरीके से स्वेलिंग या एडिमा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इससे पता लगा सकते हो कि व्यक्ति एस्फेक्सिया से मरा हुआ है। ठीक है,
या उसका कॉज क्या है, एस्फिक्सिया है। ठीक है, अब हम चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, मैनर ऑफ डेथ। अब मैनर ऑफ डेथ में क्या है, सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डेथ। तो किस सर्कमस्टांसेस की वजह से पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हुई है ना, उसको हम कहते हैं मैनर ऑफ डेथ। अब जैसे मैनर ऑफ डेथ में जैसे हाउ द डेथ केम अबाउट, या हाउ द इंजरी लीड्स टू डेथ, तो कि इंजरी जो है वो डेथ को कैसे उसने लीड किया। तो अब मैनर ऑफ डेथ तुम्हारे हो गए दो तरह के, नेचुरल और अननेचुरल। उसमें तुम्हारा होमिसाइड, सुसाइड और एक्सीडेंट। अब होमिसाइड में तुम्हारा हो गया कि किसी ने मार दिया किसी को, या सुसाइड में खुद ही आत्महत्या कर ली, और एक्सीडेंट में किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब कॉज ऑफ डेथ में क्या है, हैंगिंग या ड्राउनिंग। ठीक है, कि किस वजह से व्यक्ति मरा उसे हम कहेंगे हैंगिंग या ड्राउनिंग। अब मान के चलो मैं तुम्हारे सामने एक केस स्टडी रखता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो क्या है, हैंगिंग उसने की, और हैंगिंग की वजह से उसको मतलब उसकी डेथ हो गई। तो अब तुम अपना क्या बताओगे, मोड ऑफ डेथ क्या बताओगे, मोड ऑफ डेथ बताओगे भाई एस्फेक्सिया की वजह से, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था, सांस की ना ले पाने की वजह से उसका ये मोड ऑफ डेथ हो गया। मैनर ऑफ डेथ क्या हो गया भाई, उसने मान लो आत्महत्या की है, तो आप क्या कहोगे, सुसाइड हो गया, है ना। और कॉज ऑफ डेथ क्या हो गया, हैंगिंग हो गया। मान के चलो कोई व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है, डूब रहा है, ड्राउनिंग हो रही है, तो आप खुद सोचो कि उसमें मोड ऑफ डेथ क्या हो गया, मोड ऑफ डेथ तुम्हारा क्या हो गया, एस्फेक्सिया हो गया। मैनर ऑफ डेथ तुम्हारा क्या हो गया, एक्सीडेंट, भाई किसी एक्सीडेंट की वजह से डूब रहा होगा, है ना। या फिर हो सकता है कि किसी ने किसी को पानी में धक्का मार दिया तो होमिसाइड हो जाएगा, है ना। या फिर मान लो उसे खुद ही नहीं आ रहा, तो इसमें तीनों ऑप्शन है। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मान के चलो वो बहुत अच्छा तैराक है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम कि आंखों में पानी भर गया, इस वजह से शायद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मान के चलो तो एक्सीडेंट में आ जाएगा। और कॉज ऑफ डेथ क्या हो गया, ड्राउनिंग हो गया। तो ये सारे केस स्टडी से हमको ये पता लग गया कि ये डेथ का हमें मोड, मैनर और कॉज ऑफ डेथ हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, चलो थैंक यू।